मॉल में हम जाते हैं, वहाँ पर समझ लीजिए 1 महीने का हम किराना सामान देते हैं। उसमें कितने आइटम होंगे अप्रॉक्सिमेटली? साबुन होगा, आप आपके ब्रशेस होंगे, आपके शुगर होगी, पत्ती होगी, ऐसे एक 15 आइटम हमारे होंगे। उसके बाद जब आप बिलिंग करते हो तो वो क्या करता है, इन आइटम को ऐड करता है। मतलब आपने 2 साबुन लिए और 10 रुपए एक साबुन है, तो आपका अमाउंट हो गया 20 रुपए। तो इसी तरह से वो बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में आपको एक टोटल होगा। तो उस टोटलिंग का, सर ये किसी का म्यूट नहीं हुआ है। सब लोग म्यूट कर लें तो आवाज अच्छे से सुनाई देगी। यार म्यूट, हाँ अभी हो गया। चलिए, तो वहाँ जहाँ पर भी आप लोग शॉपिंग करने जाते हो, वहाँ पर आपको सिर्फ एक छोटा सा प्रोग्राम मिलता है, जहाँ पर एडिशन हो जाता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और उसके बाद फाइनली एक टोटल होता है। वो सभी प्रोग्राम जो है वो सी लैंग्वेज की तरफ से डेवलप किए जाते हैं और इन सी लैंग्वेज के प्रोग्राम की मदद से ही आपका बिल जनरेट होता है। अभी भी एक है यार जिसका म्यूट नहीं हुआ, या मेरा फैन है जो अभी अभी किसी ने म्यूट कर दिया। चलिए, सर सब तो म्यूट है। उस तरह के, हाँ, उस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं वो सिर्फ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है। सब लोग अपना-अपना प्रोग्राम लिखते हैं, कहीं सेव करते हैं और उसके बाद उनको एक कुछ आउटपुट आता है। मतलब मान लीजिए हम लोगों ने एक एडिशन का प्रोग्राम बनाया, जिसमें हमने 2 वेरिएबल को ऐड किया। पहले वेरिएबल की वैल्यू 10 थी, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू 20 थी। हमको आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा 30। ठीक है? लेकिन क्या हम लोग ये आउटपुट को कभी सेव कर पाए हैं? कहीं पर आपने आउटपुट को सेव किया? नहीं किया। तो इस आउटपुट को सेव करने के लिए सी लैंग्वेज ने एक कॉन्सेप्ट लगाया है जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग सी। प्रोग्राम की अहमियत आप लोग को समझ में आई होगी अभी। इस ट्यूटोरियल में आज के जो 1 घंटा हम लोग स्पेंड करेंगे उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग को किस तरह से ऐड किया जाए। एक सेकंड शहर, साउंड कम करो, डोर लगाओ जल्दी से, ये डोर लगाइए। हाँ, हम लोग ये पढ़ेंगे कि फाइल हैंडलिंग कैसे की जाती है और कोई भी फाइल को हैंडल करने का तरीका क्या होता है और फाइल के ऊपर क्या-क्या ऑपरेशंस आप कर सकते हो, इस सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जभी भी हम एक फाइल लिखते हैं, जैसे नोटपैड, अभी एग्ज़ाम्पल मैं नोटपैड खोल रहा हूँ। नोटपैड दिख रहा है भाई? नोटपैड दिख रहा है ना सब लोग को? हाँ सर दिख रही है। हाँ, इसमें इसमें मैं लिख रहा हूँ MANUU, बस इतना ही मैंने लिख दिया। जभी भी मैं नोटपैड में फाइल सेव करता हूँ तो वो फाइल का एक्सटेंशन होता है .txt। चलो मैं इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे मेरी फाइल जा रही है और इसका नाम मैं लिख देता हूँ न्यू फाइल। ओके, न्यू फाइल .txt हो गई है, मैं इसको सेव कर दिया हूँ, वो जाके सेव हो गई। बिना कुछ देखे क्या आप लोग बता सकते हो कि इस फाइल का साइज क्या होगा? इस फाइल का साइज होगा, इसमें जितने लेटर्स है उतने बाइट्स। अभी जैसे एग्जांपल हमने कितने लेटर्स लिखे, यहाँ पर पहला लेटर है MANUU, तो इन 5 लेटर को हम लोग बाइट्स बोलेंगे। मतलब हमारी फाइल में सिर्फ 5 बाइट्स है। जब आप जाके इसके लोगों ने इसमें कितने बाइट्स लिखे थे, 1 2 3 4 5, और जब हमारा फाइल का साइज देखिए आप 5 बाइट। अगर समझ लीजिए, मान लीजिए मैं इसमें से 2 लेटर निकाल देता हूँ, तो अब इसमें कितने लेटर बचे? सिर्फ 3 बचे। जब भी मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको मिनिमाइज करता हूँ, मैं फिर से इसकी फाइल की प्रॉपर्टीज देखूंगा, तब मुझे कितने बाइट्स मिले? इसमें मुझे मिले 3 बाइट। ठीक है? अगर समझ लीजिए मैं लिख देता हूँ मानो, POLYTECHNIC। तो अब जितने लेटर हो गए हैं, मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैं अभी इस फाइल को क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर मैं जाके इसकी प्रॉपर्टी देखूंगा, उसके 17 बाइट्स हो गए। मतलब इसके अंदर 17 लेटर हमने लिखे हैं। तो जितने भी आपके पास प्रोग्राम लिखे हुए हैं, जितने भी फाइल आपके पास हैं, उसकी साइज कैसे मालूम करता है ये सिस्टम? बस वो क्या करता है कि उन्हें कैलकुलेट करता है कितने लेटर्स उसके अंदर लिखे हुए हैं और वो उतने बाइट्स उसमें बोल देता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सब लोगों को?
ये हम लोग आगे की भी बढ़ते साइज हैं। लेता है फिर ब्लर हो गया। सर, स्पेस की भी साइज लेता है। क्या बोले हो? हाँ, स्पेस की साइज लेता है या नहीं लेता है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, कभी भी कोई भी चीज में स्पेस का साइज नहीं लेता है, लेकिन बाज एप्लीकेशन, बाज ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ले ले या ना ले, वो उसके ऊपर होता है। ठीक है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, फाइल क्यों चाहिए हमको। जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज में, उसके बाद उसको रन करते हैं, उसके बाद उसका आउटपुट आता है। आउटपुट आने के बाद हमको एक बटन आता है, प्रेस एंटर, और जैसे ही हम एंटर प्रेस कर देते हैं वो आउटपुट चला जाता है। हम चाहते हुए भी उस आउटपुट को कहीं स्टोर नहीं कर सकते। अभी एग्जाम्पल मान लीजिए, एक लड़का है जिसका नाम है सैफ, वो रिलायंस की दुकान पे जाके शॉपिंग करता है, वो एक स्टील्ड आइटम कुछ खरीदता है। ठीक है, अब आप एक 100 आइटम एक दुकान से लेके आते हो, उसके साथ आपको एक बिल मिलता है। वो बिल कैसे मिलता है? अगर सोचिए, अगर दुकान वाले ने बिल दिया ही नहीं, तो क्या आप अपनी चीज़ों को रिटर्न कर पाओगे? क्या अपनी चीज़ों को रिप्लेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ों को कहीं एक जगह लेके जाके स्टोर करना है हमें, इसीलिए हमको एक फाइल की मदद लेनी पड़ेगी। तो फाइल में बस ये होता है कि आपने जो प्रोग्राम किया, उसका जो आउटपुट आया, उसको हम किसी एक टेक्स्ट फाइल में ले जाके उसको स्टोर कर देंगे, ताकि हमको फ्यूचर में कभी भी इसकी प्रॉब्लम आए, हम उसको निकाल के देखें। अब एक शायद एक 10 दिन के बाद जाता है, जाने के बाद वही शॉपकीपर के पास अपना बिल बताता है, तो वो बिल बताने के बाद वो फाइल को निकालता है, वो चेक करता है कि इस लड़के ने वो चीज़ खरीदी थी या नहीं। वो कैसे चेक करेगा? जब वो फाइल का आउटपुट कहीं पर स्टोर होगा। ठीक है, और इसकी इसकी एक और एडवांटेज ये है कि समझ लीजिए आप लोगों ने 500 आइटम्स एंटर किए एक बार में, और आपको वो नेक्स्ट टाइम में स्टडी करना है, तो फिर प्रोग्राम आप जब रन करेंगे आपको 500 एंट्री करने पड़ेंगे। तो इससे भी हम अवॉइड कर सकते हैं, हमारे पास प्रीवियस अगर आउटपुट हमारे पास होगा तब। फाइल के ऊपर बेसिकली 4 से 5 ऑपरेशन बेसिकली होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। बेसिक जो ऑपरेशन है वो है, कोई भी चीज़ को फाइल रीड करने के लिए पहले उसको हमको करना पड़ेगा ओपन। बिना ओपन करे आप उसको खोल पढ़ नहीं सकते। मतलब एक एग्जांपल ले लीजिए, किताब ले लीजिए, किताब को आपको पहले ओपन करना पड़ेगा तभी जाके आप पढ़ें। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सर हम लोग डायरेक्ट रीड कर सकते हैं, नहीं, रीड नहीं कर सकते जब तक आप उसको ओपन नहीं करोगे, उसको रीड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑपरेशन हमारी कोई भी फाइल का होगा वो होगा open। और सबसे लास्ट ऑपरेशन रहेगा हमारे पास, वो रहेगा क्लोज। इसके बीच में आप फाइल को क्यों ओपन करते हो? उसको पढ़ने के लिए ओपन करते हो। उसके बाद फाइल में अगर आपको कोई चेंजेस लगे तो आप उसको चेंज करते हो, उसको ऐड करते हो, उसमें से डिलीट करते हो। तो ऐड, डिलीट और मॉडिफाई तीनों को मिला के हम बोलेंगे राइट। ओके, तो बेसिकली 4 ऑपरेशन हम करेंगे फाइल पे। पहला होगा ओपन, ओपन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे उसको रीड, उसके बाद हम करेंगे उसको राइट, उसके बाद हम उसको करेंगे क्लोज। इन सब का मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम के जरिए अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है फाइल। हमारे पास 2 तरह की फाइल होती है। पहली होती है टेक्स्ट फाइल, जिसका जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था। एक नोटपैड एडिटर खोलेंगे हम, उसके अंदर हम कुछ लिख देंगे, जैसे हम मानू लिख दिया। जैसे ही हम लोग उसमें मानू लिखते हैं, वो लेटर्स को कैलकुलेट करता है, इज इक्वल टू उतने बाइट्स में बोल देता है। उसके बाद दूसरी चीज होती है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है बाइनरी फाइल्स। सिस्टम पे हमारे पास टेक्स्ट फाइल के अलावा क्या क्या होती है? इमेजेस होती हैं, ऑडियो फाइल्स होती हैं, जैसे हम लोग गाने सुनते हैं, नाच सुनते हैं। उसके बाद हम लोग मूवीज देखते हैं, उसको हम बोलते हैं वीडियो फाइल्स। उसके बाद हम लोग बताते हैं हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, जैसे सॉफ्टवेयर ले लीजिए आप, वीएलसी मीडिया प्लेयर ले लीजिए या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ले लीजिए, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग एग्जीक्यूटेबल फाइल। इन 4 से 5 चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल्स और टेक्स्ट फाइल्स में दोनों का एक सिंपल डिफरेंस है। टेक्स्ट फाइल में सिर्फ ASCII कोड्स ही होते हैं, मतलब जो कीबोर्ड से टाइप किए जाते हैं। बाइनरी फाइल्स में ASCII कोड के अलावा नॉन ASCII कैरेक्टर भी होते हैं। जैसे आपने कैमरे से फोटो ले ली, तो ये बाइनरी फाइल हो गई, इसको टेक्स्ट फाइल हम नहीं बोलेंगे। ठीक है,
उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसका नाम है स्ट्रीम्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए आपको छोटी सी ड्राइंग डालनी पड़ेगी। हम लोगों ने यहाँ पर एक ले लिया है, इसको हम बोलेंगे RAM। दिख रहा भाई सब लोगों को? ये थोड़ा सा साइज बढ़ा दो, अभी दिख रहा है सब लोगों को? यस सर। हाँ, हमारे पास एक होता है रैम और दूसरा होता है हार्ड डिस्क। ठीक है, जब भी हम हमारा प्रोग्राम को रन करते हैं वो कहाँ स्टोर होता है भाई? जब हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो स्टोर हो जाता है हमारे रैम में स्टोर होता है। लेकिन जब प्रोग्राम हो जाने के बाद हम उसको सेव कर देते हैं, वो कहाँ जाके स्टोर होता है? हार्ड डिस्क। तो सी लैंग्वेज में अब जब हम लोग डेटा हार्ड डिस्क से रैम में लाते हैं या रैम से डेटा हार्ड डिस्क में लाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्ट्रीम। ये जो बारीक लाइन जो है ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में जो बारीक लाइन है इसका नाम है स्ट्रीम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम। अगर आपके पास स्ट्रीम नहीं है तो आप कंप्यूटर से कभी भी हार्ड डिस्क से रैम में डेटा ला ही नहीं सकते। तो ये दोनों के ब्रिज का नाम है, ये ब्रिज का नाम है स्ट्रीम। और जब भी आप अपनी फाइल को ओपन करते हो तो आपको एक कमांड लिखना होता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे ही आप अपनी फाइल में कोई प्रोग्राम लिखते हो तब आपको ये लिखना पड़ता है। इसमें क्या होता है देखिए आप। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम लोग डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। एक डेटा टाइप का एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे इंटीजर हो गया, दूसरा हो गया कैरेक्टर, तीसरा हो गया फ्लोट। उसी तरह से एक हमारे पास नया डेटा टाइप आपसे मान लीजिए, उसका नाम है FIL और इसको कंपलसरी कैपिटल में लिखना है। आप इसको स्मॉल में नहीं लिख सकते, आपको एरर आ जाए। दूसरी चीज, फाइल एक कीवर्ड नहीं है। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर ये सब कीवर्ड है, लेकिन ये फाइल जो है ये कीवर्ड नहीं है। ये एक टाइप डेफिनेशन है, जैसे स्ट्रक्चर हो गया हमारा। स्ट्रक्ट भी कीवर्ड है, लेकिन फाइल FILE ये कीवर्ड नहीं है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जब भी आप अपनी कोई फाइल ओपन करते हो तो आपको लिखना पड़ेगा सिंटैक्स की तरह से कैपिटल में FILE। उसके बाद आपको एक पॉइंटर लगाना पड़ेगा स्टार, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा F ओपन। ओपन से क्या करेगा? फाइल पहले फाइल को ओपन करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देना पड़ेगा फाइल का पाथ। अब समझ लीजिए अगर मेरे पास फाइल सी ड्राइव में स्टोर है, सी ड्राइव में स्टोर है, तो मैं यहाँ लिखूंगा C, बस इतना ही। अगर नहीं मेरे पास सी ड्राइव में वो फाइल नहीं है, डी ड्राइव में है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डी ड्राइव। नहीं, डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है ROPE रोप, मुझे ये लिखना पड़ेगा। रोप के अंदर एक और है DROP। तो मतलब यहाँ पर मुझे कंप्लीट फाइल का लोकेशन देना पड़ेगा, तभी वो जाके देखेगा कि फाइल है या नहीं। इसमें एक गलती अगर आपसे हो गई तब आपका पूरा प्रोग्राम चला जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रीम क्या करता है? आपके रैम और हार्ड डिस्क के बीच में एक ब्रिज बनाता है। ओके, और स्ट्रीम को यूज करने का तरीका है फाइल स्टार ओपन। हम इसको प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके देखें। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसका नाम है EOF का मतलब हो गया एंड ऑफ, END एंड, OF ऑफ FILE। आपको कैसे पता चल रहा है कि ये लाइन यहाँ पर एंड हो गई है? क्योंकि इसके बाद कुछ लिखा हुआ नहीं है। कंप्यूटर भी क्या करता है, जब भी आप कुछ फाइल लिखते हो तो उसके लास्ट लाइन पे लेके जाके वो एंड ऑफ फाइल अटैच कर देता है। जैसे अरे जब खत्म होती है तब नल कैरेक्टर कंप्यूटर अलोकेट कर देता है, वैसे ही फाइल के खत्म होने पर कंप्यूटर क्या करता है कि एक एंड ऑफ फाइल वो लगा देता है। उसकी मदद से उसको पता चलता है कि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे वो हो गए। अभी एग्जांपल
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं एंड ऑफ फाइल को लिखूंगा किसी टेक्स्ट फाइल में तो उसका लास्ट कैरेक्टर होगा, क्या होगा, ई होगा, क्योंकि ये यहाँ पर लास्ट कैरेक्टर है। तो कैसे मालूम करेगा? ऑटोमेटिकली कंप्यूटर यहाँ पर एंड ऑफ फाइल ऑटोमेटिकली अटैच करेगा, आपको कुछ अटैच करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आते हैं हमारे पास फाइल के मोड। फाइल के मोड में जैसे हमारे पास दो अलग अलग टाइप की फाइल हैं, ये फाइल के जो मोड्स हैं वो टेक्स्ट फाइल के मोड। जब भी आप अपनी टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हो तो वो पहले मोड में ओपन होती है, उसका मोड होता है आर मतलब रीड मोड। दूसरा मोड होता है राइट मोड और तीसरा मोड होता है अपेंड। सबसे इजी मोड जो है वो राइट मोड। इसको कैसे लिखते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। बस ये समझ लीजिए, अगर आपके पास कोई फाइल है, आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो आप उसको लेंगे रीड मोड। रीड मोड का मतलब आप उसमें कुछ लिख नहीं सकते हो, आप उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते हो, आप उसमें कोई डिलीट नहीं कर सकते। दूसरा मोड जो है वो है राइट मोड। इसमें क्या होता है, आप फाइल को ओपन कर सकते हैं, सिर्फ उसमें कुछ लिखना चाहिए। मतलब डब्ल्यू मोड एक ऐसा मोड है जिसमें क्या होता है कि आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है। मतलब समझ लीजिए आप लोगों ने कोई प्रोग्राम किया, एग्जाम्पल मैं ओपन करके बताता हूँ। स्क्रीन दिख रही है डेव सी प्लस प्लस वाली? हाँ सर दिख रही है। ठीक है, चलिए। ये मेरा प्रोग्राम अवेलेबल है, सब लोगों को दिख रहा है? कंफर्म करिए। छोटा दिख रहा है। छोटा हाँ दिख सर रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। इस साइज थोड़ा बड़ा कर दिया। सर कंट्रोल पकड़ के स्क्रॉल करिए माउस को, बड़ा हो जाता ओके सर, ठीक है भाई। ओके, चलिए। अब ये सब फाइल का सबसे छोटा प्रोग्राम है। हैश इंक्लूड stdio.h ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं, इंट मेन क्यों है जरूरत नहीं, ये समझाने की। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फर्स्ट लेटर है, मैं यहाँ पर इसका कमेंट लिख रहा हूँ, ये है STREAM। ये है हमारी स्ट्रीम। इसमें हम क्या करते हैं, FILE हमने लिख दिया, ये कंपलसरी है और इसको कैपिटल में ही लिखना जरूरी है। उसके बाद आ गया हमारा एस्ट्रिक, ये भी कंपलसरी है। उसके बाद है आपका पॉइंटर, फाइल पॉइंटर। जरूरी नहीं कि हम FP ही दें। अब समझ लीजिए अगर मैं लिख देता हूँ SAIF, ये हमारा वेरिएबल है, तो मैं इसको जो भी चाहूँ मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैंने हमारा स्ट्रीम बना लिया, मतलब ये हमारा स्ट्रीम जो है वो ये है, ये जो लाइन है ना, इसका नाम मैं बोल रहा हूँ कि ये लाइन का नाम है सैफ, इस प्रोग्राम के जरिए। समझ में आए? उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा SAIF इज इक्वल टू F ओपन। अब ये क्या करेगा, एक फाइल ओपन करेगा, इसका नाम होगा फाइल नेम डॉट EX। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ भी लोकेशन नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं करंट डायरेक्टरी में ही काम कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ R। आर का मतलब हो गया रीड मोड। जब भी हम फाइल ओपन लिखते हैं, इसके अंदर मुझे दो चीजें लिखनी पड़ेगी। पहला लिखना पड़ेगा उसका पाथ, दूसरा लिखना पड़ेगा उसका मोड। ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, शायद मुझे एरर आ जाए। प्रोग्राम एग्जीक्यूट ठीक से हो गया। उसके बाद जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रोसेस एग्जिटेड विथ रिटर्न वैल्यू 0, मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट हो गया इसका मतलब मेरे फोल्डर में फाइल नेम डॉट txt नाम की एक फाइल अवेलेबल है। चेक कर लेंगे। मैंने इसको लोकेशन दिया है सी में, मैंने दिया है शायद सी प्रोग्राम। हाँ, सी प्रोग्राम। इसमें मैंने एक फाइल क्रिएट की थी हमारे प्रोग्राम के जरिए, फाइल नेम डॉट txt। फाइल नेम डॉट txt, देखिए यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो गई है जिसमें मैंने कुछ लिखा नहीं। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए फाइल नेम का बदल मैं FIL हटा देता हूँ, ई नेम रखता हूँ। अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ई नेम नाम की मेरी फाइल कोई अभी बनी भी है। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, कोई एरर नहीं, वार्निंग नहीं। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ,
देखिए प्रेस एनी की टू कंटिन्यू रिटर्न 0। अब मैं वापस फोल्डर में आया और मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ ई नाम से, कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ। प्रॉब्लम है इसमें कि एफ ओपन जब आप यूज करते हो और आप एक फाइल बनाने की कोशिश करते हो रीड मोड में, रीड मोड का प्रॉब्लम ये है कि वो फाइल पहले से बनी होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास ई नाम की फाइल कोई बनी हुई है नहीं। तब हमको लेना पड़ेगा नया मोड जिसका नाम होगा डब्ल्यू मोड। डब्ल्यू का मतलब हो गया जब अगर वो फाइल उसको वो डायरेक्टरी में मिलती नहीं है तब वो क्या करता है, एक नई फाइल क्रिएट कर देता है ई नेम के नाम। सेव कर दिया, मैं कंपाइल कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गई। अब शायद हमारे इस फोल्डर में हमको ई नेम नाम से फोल्डर फाइल मिलेगी। देखिए ई नेम बन गई है, इसके अंदर हमने कुछ अभी लिखा नहीं है, हम आगे प्रोग्राम में लिखें, ठीक है। अच्छा ये फाइल कब बनी है, अभी जस्ट 4:28 पे बनी है और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसके अंदर इसकी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम इस मोड में भी ये है कि पुरानी फाइल मतलब ई नेम वाली फाइल में जितना भी डेटा होगा वो फिर से आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो डिलीट कर देगा। वो कैसे करेगा मैं आपको बताऊँ। एक नई फाइल मैं ले लेता हूँ, ओपन कर रहा हूँ मैं। चलिए हमारा यहाँ पर एक नया प्रोग्राम है इंट मेन वॉइड। वॉइड का मतलब हो गया कि हम रिटर्न नहीं करेंगे। अच्छा ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रीम है, FILE मैंने लिख लिया, स्टार पॉइंटर है हमारा ये, और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है फाइल नेम। जो वेरिएबल है वो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, मैंने लिख लिया। एफ ओपन एनीथिंग डॉट txt, तो मतलब मेरे पास एनीथिंग डॉट txt पहले से होनी चाहिए, यहाँ पर मेरे पास एनीथिंग डॉट txt है नहीं। और रीड मोड में मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब मैं रीड मोड में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे पास फाइल नहीं है, तो क्या होगा, प्रोग्राम कुछ करेगा नहीं। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, राइट मोड कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट, जैसे हम लोग प्रिंटफ इस्तेमाल करते हैं लेकिन फाइल में प्रिंटफ पे एरर आएगा तो आपको उसके सामने लगाना पड़ेगा एफ प्रिंटफ इसमें इस्तेमाल होगा। एफ प्रिंटफ में आपको 3 से 4 चीजें आप दे सकते हो। एक दे सकते हो फाइल का नाम, मतलब ये कौन सी फाइल में जाके स्टोर करेगा। आपने एफ ओपन में जो वेरिएबल लिया है वो उसका नाम यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप उसके अंदर क्या स्टोर करना चाहते हो, आप स्टोर करना चाहते हो %s, मतलब कैरेक्टर का कुछ स्टोर करना चाहते हो, और उसके बाद आप स्टोर करना चाहते हो %d, मतलब कोई इंटीजर वैल्यू। %s की जगह पे हम उसको स्टोर कर रहे हैं वेलकम, फिर उसके बाद %s की जगह पे हम स्टोर कर रहे हैं 2, %d की जगह पे हम स्टोर कर रहे हैं 20, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फाइल को हमने क्लोज कर दिया। कौन सी फाइल को क्लोज किया, जिस फाइल नेम हमने हमको जिस फाइल को हमने जिस फाइल पॉइंटर को हमने एग्जीक्यूट करने पर एरर आएगा। तो बोल सकता है क्यों एरर आएगा, क्योंकि जब हम फाइल का इस्तेमाल करते हैं तब हमको यहाँ पर #include stdio.h लिखना जरूरी है, ठीक है। #include stdio.h इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो फाइल है ये इसकी हेडर फाइल भी आपकी stdio.h। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया फिर हमको वो बोल रहा है exit 1 स्टेटस एरर आ रहा है। यहाँ पर exit 1 का स्टेटस क्यों आ रहा है भाई, अगर आपको exit 1 का स्टेटस हमेशा सताएगा तब आप उसको इंट में से मतलब वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं और यहाँ पर void लिख रहे हैं, इसलिए वो आपको आ रहा है, ठीक है। मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं है, आगे बढ़ाता हूँ मैं प्रोग्राम को, मतलब सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो गया। अब एक anything.txt के नाम से फाइल स्टोर होगी और उसमें लिखा हुआ होगा वेलकम टू 20। एनीथिंग हमने फाइल क्रिएट की अभी 4:32 इसमें लिखा हुआ है वेलकम टू 20। हम इसको यहीं पर ऐसे ही रख देते हैं। सेम प्रोग्राम में वापस जाते हैं। अब हमने इसको 21 कर दिया और 24 कर दिया। अब मैं फिर इसको सेव कर देता हूँ, फिर कंपाइल लूंगा, फिर इसको रन करूंगा, अब एंटर मारूंगा, फिर प्रोग्राम में मतलब फाइल में जाके देखूंगा, अब वो हो गया 2020। प्रॉब्लम ये है कि पुरानी फाइल जो था हमारे पास लिखा हुआ वो चला गया।
मतलब वेलकम का बदल मैं अगर बोलूँगा थैंक यू टू 2024। अब वो फिर क्या करेगा, पुरानी फाइल के कंटेंट को, मतलब एनीथिंग में जो क्या करेगा, वो पुरानी चीज़ को निकाल के नई चीज़ को डाल देगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हर बार हमारे प्रोग्राम में ये होता जाए, मतलब मैं चाहता हूँ कि पुराना वेलकम भी रहे और नया थैंक यू भी रहे। तब मुझे मोड को चेंज करना पड़ेगा, उस मोड को लगाना पड़ेगा जिसमें ये फैसिलिटी है, और उसका नाम है अपेंड मोड। अपेंड मोड में वो क्या करता है, अब आप देखिए, मैंने इसको कंपाइल किया, मैंने इसको रन किया, मैं एंटर मारता हूँ, मैं फिर एनीथिंग फाइल को खींचता हूँ, तब मुझे पुराना भी मिला और नया भी मिला। चलिए मैं इसको फिर से चेंज करके इसको कर देता हूँ वेलकम टू द, उसके बाद मतलब पुराने भी रहेंगे और नए भी रहेंगे। जैसे मुझे फाइल खोलनी पड़ेगी। देखिए अभी क्या हो गया इसके अंदर, पहले तो मेरा थैंक यू था, फिर उसके बाद थैंक यू टू 24 हो गया, उसके बाद अभी मैंने लिखा वेलकम टू द 24। ठीक है, तो जितने भी चीजें आप ऐड करते जाएंगे, अपेंड मोड में क्या करेगा, वो लास्ट लाइन को देखेगा, मतलब लास्ट कैरेक्टर को देखेगा, और उसके बाद वो अपेंड करता चला जाएगा। क्लियर है भैया सब लोगों को, समझ में आया? या किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। यस समझ में आया। चलिए ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली पहला मोड है रीड मोड। इसमें क्या होता है कि फाइल होना जरूरी है, अगर फाइल नहीं है तो प्रोग्राम काम नहीं करता। लेकिन राइट मोड एक अच्छा मोड है, वो क्या करता है, फाइल नहीं होने पर नई फाइल क्रिएट कर देता है, लेकिन हमेशा पुराना डेटा डिलीट करेगा और नया डेटा डालेगा। उसके बाद सबसे बेस्ट मोड है वो है अपेंड मोड। वो उसमें क्या करेगा कि पहले अगर फाइल नहीं है तो क्रिएट करेगा, मतलब राइट का भी काम करता है। उसके बाद क्या करेगा, वो पुरानी फाइल को वैसे ही रखेगा और लास्ट कैरेक्टर के बाद अपना नया फाइल का कंटेंट उसमें डाल देगा। उसके बाद इस मोड में थोड़ी सी फैसिलिटी भी दी गई है, मतलब अगर कोई R प्लस मोड ले लेता है तो वो क्या करेगा, वो फाइल को ओपन करेगा रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए। R प्लस का मतलब हो गया रीड भी कर सकते हो आप फाइल को, और आप राइट भी कर सकते हो। उसके बाद W प्लस मोड हो गया, उसके बाद A प्लस मोड हो गया। मैं A प्लस मोड को रन करके बताता हूँ आपको। A के बाद मैं लिखता हूँ प्लस, इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ टुडे इज द लास्ट डे ऑफ शाबान। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, फिर मैं जाके फाइल खोलूंगा। यहाँ पर लिखे है टुडे इज द लास्ट डे ऑफ शाबान, मतलब A प्लस मोड परफेक्टली आपका काम कर रहा है। उसके बाद जैसे ही हमारा काम हो गया, जैसे आप लोगों ने ओपन किया था वैसे ही हम क्या करेंगे, उसको F क्लोज फाइल नेम। फाइल नेम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिया है फाइल नेम। क्लियर है भैया सबको? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग टेक्स्ट मोड के लिए यूज करते हैं, वैसे ही हमारे पास बाइनरी मोड के लिए थोड़ा सा चेंज रहेगा। R के बाद आपको लगाना पड़ेगा B, W के बाद आपको लगाना पड़ेगा B का मतलब हो गया बाइनरी, कोलन नहीं गलती से टाइप हो गया है। ठीक है, AB मोड, RB मोड, WB मोड, सब आपको मोड अवेलेबल है। एक्चुअली हम लोग सी लैंग्वेज पे जब काम करते हैं तो हम लोग अभी तक सी लैंग्वेज में कोई ना तो गाना प्ले किए हैं, ना तो वीडियो प्ले किए हैं, ना तो कोई ग्राफिक का इस्तेमाल किया। जितने भी सी लैंग्वेज के डेवलपर्स हैं ज्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट, क्योंकि जब ग्राफिक्स की बात आती है तो सी लैंग्वेज के जो ग्राफिक्स है वो बहुत लो है, और उनकी क्वालिटी आजकल के जितने भी ग्राफिक मोड है उससे बहुत ही कम है। इसके जब भी आप ग्राफिक मोड के लिए जाएंगे तो आप सी लैंग्वेज को नहीं इस्तेमाल करेंगे। चुपचाप के पास आवाज जाओ, चुप ना। चलिए अब आप लोग को ये पता चल गया होगा कि फाइल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सिंपल डिक्लेरेशन है, आपको लिखना पड़ेगा FILE फाइल, इसके बाद स्पेस, उसके बाद स्टार, उसके बाद आप फाइल का, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पहला प्रोग्राम फाइल सिस्टम साउंड स्टार और फाइल के सॉरी फाइल पॉइंटर का नाम। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट आएगा F ओपन ई नेम, मतलब यहाँ पर आपको देना पड़ेगा उसका
पाथ के बाद उसका मोड। एक चीज़ मैं यहाँ भूल गया, FCLOSE ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा मुझे SAI। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास क्लोजिंग ए फाइल, जैसे हम लोगों ने कहा है, जैसे F ओपन करते हैं उसके बाद F क्लोज कर दो और उसके बाद यहाँ पर फाइल पॉइंटर का नाम लिख दो जो आप लोगों ने दिया है। मैं एक बार और बता रहा हूँ आपको कि आपको कंपलसरी यहाँ पर FILE कैपिटल और उसके बाद जैसे कि सी लैंग्वेज में प्रिंटफ है, आप फाइल में उसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसके साथ आपको लगाना पड़ेगा मतलब F प्रिंटफ होगा यहाँ पर। ओके, तो इसको इस्तेमाल करने का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, आप पहले अपनी फाइल पॉइंटर का इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये स्मॉल आना चाहिए, F ओपन फाइल नेम डॉट डैट, मतलब DAT मतलब ये टेक्स्ट फाइल नहीं है, ये बाइनरी फाइल है। जब भी आप अपनी बाइनरी फाइल का नाम लेते हो कंपलसरी एक्सटेंशन देना जरूरी है। अगर आप एक्सटेंशन नहीं दोगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा यार फाइल नाम की 2 फाइल हो सकती है, एक ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, सेम नाम से, बस उन लोगों के एक्सटेंशन अगर अलग अलग होंगे तभी कंप्यूटर उसको समझ सके। F प्रिंटफ के 2 वेरिएबल्स हैं, मतलब 2 वेरिएशंस आपको यहाँ पर अवेलेबल। आप जस्ट लिख सकते हो FPTR, मतलब आप उसमें कुछ आर्गुमेंट पास ही नहीं कर रहे हो, जो वैल्यू है वो चली जाएगी। या अगर आप उसमें कुछ वैल्यू लिखना चाहते हो तब आपको लिखना पड़ेगा F प्रिंटफ %D, मतलब हो गया ये इंटीजर है, %D एक और बार लिया है तो आप सेम सी लैंग्वेज में जिस तरह लिखते थे आप उसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा, बस एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पर जुड़ जाएगा, वो होगा आपके फाइल का नाम। जैसे कि हम लोगों ने प्रोग्राम में देखा है, यहाँ पर F प्रिंटफ में क्या होगा, आप नॉर्मल प्रिंटफ किस तरह से लिखते हो, PRINTF, उसके बाद आप इसमें लिख देते हो एंटर सम वेरिएबल और उसके बाद आप उसको %D दे देते हो, उसके बाद आप कॉमा लगाते हो, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख देते हो, सपोज वेरिएबल का नाम A है, इस तरह से आप लिख देते हो, उसके बाद आप लगाते हो। लेकिन F प्रिंटफ में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको F, उसके बाद आपको यहाँ पर बगैर कोटेशन में आपको लिखना पड़ेगा फाइल का नाम, इसमें फाइल का नाम है FILENAME, कॉमा। अब आपका प्रिंटफ कंपलसरी काम करेगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये A नाम का वेरिएबल हमने डिफाइन किया नहीं, मैं इसको डाल दूँ। एक बार इसको कंपाइल कर लूँ मैं, एरर बता रहा है, क्यों एरर बता रहा है भाई? F printf FILENAME, स्मॉल है इसमें। हाँ अरे सॉरी स्मॉल ले लिया ना मैंने, इसका N कैपिटल ले नहीं लेना, स्मॉल ले लेते, ठीक है। तो हमारी फाइल नेम anything.txt में जाके देखिए एंटर सम वैर भी एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पर आ गया एंटर सम वैर, ठीक है। चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ, आगे चलते हैं हम लोग दूसरा प्रोग्राम में पीपीटी की तरफ आए हैं हम लोग। अब मैं इस्तेमाल करूँगा स्कैनर किस तरह इस्तेमाल होता है भाई, जैसे हम लोग पुराने सी लैंग्वेज में देखते थे %D देना पड़ेगा हमको, उसके बाद हमको एम्परसेंड लेना पड़ेगा। अगर हम लोग F स्कैनf लेते हैं हमको लेना पड़ेगा एक F एक्स्ट्रा और उसके बाद फाइल पॉइंटर का नाम। मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, F scanf.c, यहाँ पर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसमें क्या लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, include stdio, ठीक है। उसके बाद मेन यहाँ पर वेरिएबल देखिए मेरे पास 2 वेरिएबल है, 2 भी अरे वेरिएबल है, str1 10 str2 10, मतलब str1 में 10 वैल्यूज लेगा, उसके बाद इंटीजर ईयर, उसके बाद मैं फाइल नेम ले लेता हूँ, यार ये बहुत बड़ा नाम है लिखने में मिस्टेक होगी, मैं ME ले लेता हूँ फाइल का नाम, ठीक है। मैं ये पूरे FME कट कर दिया। अब मैं इसीलिए ले रहा हूँ कि आप लोगों को आदत हो, अच्छा ये गलती होगी, इसको स्पेस देना चाहिए और यहाँ पर स्पेस नहीं होगा। F ओपन
anything.txt पहले से क्रिएट है, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ thing.txt कर देता हूँ। एक नई फाइल क्रिएट होगी, thing.txt क्योंकि w प्लस मोड है। उसके बाद f_s का मतलब आप scanf सॉरी printf का बदल putS भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने स्ट्रिंग में देखा होगा, स्ट्रिंग की पुरानी क्लासेस में पुट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग, ये दो इस्तेमाल हुए हैं। हम उसका भी इस्तेमाल कर ले रहे हैं ताकि वो भी कवर हो जाए। मैं लिखूंगा वेलकम टू, उसके बाद कामा फाइल नेम। फाइल नेम का बदल मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ME, क्योंकि ये मेरा वेरिएबल का नाम है। उसके बाद रिवाइंड, एक नया फंक्शन। उसके बाद fscanf। यहाँ पर देखिए, हम लोग पुराने में कैसे लिखते थे, पुराने में हम लोग क्या लिखते थे, %s इनके लिए, दूसरा %s str2 के लिए, %d एम्परसेंड क्यों लगाया है, क्या, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंटीजर लिया, कैरेक्टर को एम्परसेंड की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये fscanf है, यहाँ पर मुझे फाइल का नाम देना पड़ेगा। फाइल का नाम है ME, के बाद मुझे लगाना पड़ेगा एक कॉमा। scanf और fscanf में एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लगेगा और वो रहेगा फाइल नेम। उसके अलावा हर चीज सेम, जैसे यहाँ पर printf मैंने लिख लिया, एक नई लाइन को प्रिंट करेगा। उसके बाद फर्स्ट वर्ड आप एंटर करेंगे, सेकंड वर्ड आप एंटर करेंगे, उसके बाद फाइल क्लोज हो जाएगी और यहाँ पर मुझे अब जितना भी आप इसमें आउटपुट मतलब इन देंगे, वो कोई एक नई फाइल क्रिएट करेगा thing.txt और उसमें जाके अपना आउटपुट सेव एक कर देता हूँ। प्रोग्राम को कंपाइल हुआ, कोई एरर नहीं आया, रन कर देता हूँ। फर्स्ट वर्ड वेलकम, सेकंड वर्ड टू, ईयर का नाम 0। फाइल में जाइए, थिंग नाम से एक फाइल क्रिएट हुई है अभी 4:44। वेलकम टू हम लोगों ने इसके अंदर यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, ईयर का नाम। उसके बाद हम लोगों ने इस फाइल को क्लोज कर दिया है। हम लोगों ने क्या भेजा है उस फाइल में, फर्स्ट वन, सेकेंड वन और थर्ड वन। मतलब फर्स्ट में हम लोगों ने भेजा है वेलकम टू, सेकेंड हमने पुटS लिया ही नहीं, ठीक है। अगर समझ लीजिए हम लोग यहाँ पर इसको रिपीट कर लेते हैं, यहाँ पर पुटS में वेलकम टू, ग्रुप का नाम क्या है, मानू कोडिंग। अभी क्या होगा, आपकी फाइल अपडेट होगी, उस फाइल में कुछ एक्स्ट्रा आएगा। आप सेकंड स्टेटमेंट काम कर रहा है, मतलब वेलकम टू स्ट्रिंग हो गया, सेकंड स्ट्रिंग में आया मानो, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग फिर वापस जाते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल है, जैसे f ओपन तो आपको समझ में आ गया होगा, f क्लोज भी समझ में आ गया होगा, f printf और scanf हमने पढ़ा। उसके अलावा हमारे पास getC, putC, getW, putW, putS, end of file, ये सब स्टेटमेंट्स है। एक के बाद एक हम लोग इसको देखेंगे। अभी एक फाइल ओपन करता हूँ, f getS ले लेते हैं, ठीक है। getS का मतलब हो गया कि हम इनपुट कीबोर्ड से लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा void main है, एरर नहीं आएगा इसको क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा ही नहीं सर। void। fscanf नहीं समझ में आया सर। fscanf नहीं समझ में आया है, चलिए ठीक है। ये सर इनपुट तो वो कुछ लिया ही नहीं, मतलब जैसे scanf लिए तो कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेना चाहिए ना। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, scanf में पहले हमने दिया %s, हम लोगों ने इसको यहाँ पर दिया %s। कीबोर्ड से इनपुट नहीं ले रहा है ना वो,
एक मैं प्रोग्राम टाइप करने का टाइम है 15 मिनट। एक प्रोग्राम नेट से मैं निकाल लेता हूँ, उसके बाद उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। फाइल से रीड करता है वो। हाँ हाँ हाँ, वो फाइल से रीड करता है, लेकिन फाइल में तो होना ना। फाइल से रीड करेगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक बिना बिना आपने चलिए ये प्रोग्राम आपको यहाँ देखिए आप, ये हमारा सिंपल वेरिएबल है ए, और ये ए की वैल्यू हम लोगों ने स्टोर कर दी, और हमारा ये जो नया वेरिएबल है जिसका नाम है इनपुट ए रीड करेगा। इसका मैं नाम दे देता हूँ GOOD डॉट, मैं कंपाइल कर लेता हूँ, मैं 10, ठीक है। गलती तो क्यों हो रहा है? गलती तो कैसे ले रहा है? अच्छा अच्छा, एस की वैल्यू प्रिंट कर रहा था, एस की वैल्यू, चलिए कोई बात नहीं। जब यहाँ देखिए आप, एक फाइल पॉइंटर ओपन किया है हमने, उसका नाम है PTR। इसको उसने ऐसे किया है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ओके। एक फाइल ओपन कर रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास abc.txt, लेकिन हमारे पास abc फाइल है ही नहीं। तो जब भी ये फाइल नहीं होगी तो वो क्या करेगा, पहले PTR उसको ये जो पॉइंटर का वैल्यू है वो चेक करेगा कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो बता देगा हमको कि नो सच फाइल, क्योंकि ये रीड बोर्ड में है, कोई फाइल नहीं क्रिएट हुई है। बाद जगह ऐसा हो जाता है कि हम हमेशा फाइल क्रिएट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि अगर फाइल है तभी वो एग्जीक्यूट हो, वरना तब हमको ये कंस्ट्रक्ट हमेशा लिखना पड़ेगा। अच्छे प्रोग्रामर जो होते हैं वो हमेशा इस स्टेटमेंट को फाइल ओपन स्क्रीन होने के बाद ही लिख देते हैं। जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, हम किसी की फाइल को डिलीट नहीं करना चाहेंगे, फाइल को मॉडिफाई करना है। उसके बाद एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसका नाम है बफर। ये जो बफर है ये कोई और फाइल में स्टोर हो गया होगा, मतलब fscanf का मतलब हो गया, ये आप scanf की मदद से आप रीड करते हो, लेकिन रीड करने के लिए आपको किसी फाइल को रीड करना पड़ेगा। मतलब ये प्रोग्राम में ऐसा नहीं होगा कि आप अपना इनपुट यहाँ पर दे दोगे और वो कहीं जाके स्टोर हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर आप रिवर्स मैकेनिज्म कर रहे हो, मतलब फाइल में कुछ स्टोर है और आप उसको रिट्रीव कर रहे हो वहां से, उसको बोलते हैं fscanf। जैसे हमारे पिछले प्रोग्राम में देखिए आप, ये प्रोग्राम में ये हो रहा है कि फर्स्ट वर्ड कहीं पर जाके स्टोर हो गया था और उसको हम लोग यहाँ पर लिख के वापस ला रहे थे। अभी जैसे अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कंपाइल किया मैंने और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए फर्स्ट वर्ड जगह पर ये लिखा हुआ है, मतलब आपके प्रोग्राम में thing.txt के प्रोग्राम में कुछ लिखा हुआ है ही नहीं। तो जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये फाइल का है thing। अब मैं इसमें लिख देता हूँ, मेरे अभी जो लड़का पूछा था उसका नाम क्या है भाई, चलो रिजवान लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास मेरी thing नाम की फाइल में फर्स्ट लेटर हो गया है रिजवान, ओके। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, फर्स्ट वर्ड रिजवान आना चाहिए, नहीं आ रहा है। हेलो, thing.txt से फर्स्ट वर्ड रीड करना। पहले कंपाइल करेंगे ना।
नहीं कंपाइल हो रहा है लेकिन क्यों नहीं ले रहा है यार, यहाँ पर एक कोई कैरेक्टर ले रहा है, ये कुछ गलत हो गया। ये 2 वर्ड डाल के ट्राई करते हैं। सर यहाँ से डिलीट। कोई बोल नहीं रहा है यार वहाँ पर। देखिए प्रॉब्लम ये हो रहा था, कोई हमारे दोस्त लोग बोल नहीं रहे थे मुझे। अभी हमने पढ़ा है कि जब भी आप अपनी फाइल लेते हो, अगर वो मोड होता है W, मतलब पुराना पूरा इरेज हो जाएगा और वो नया आएगा। अभी जैसे हम लोगों ने इसका मोड अपेंड कर दिया है। अभी हमने फाइल में लिखा है फर्स्ट लेटर हो गया रिजवान, सेकंड लेटर हो गया अरफात, तीसरा हो गया 250। 250 का मतलब ये इंटीजर है और 2 वैल्यूज ये है। अब समझ लीजिए मैंने इसको यहाँ से सिर्फ रिज कर दिया रिजवान को और मैंने इसको सेव कर दिया। मतलब एफ स्कैनएफ क्या करेगा कि फाइल के अंदर जो वैल्यू है वो वहां से उठा के लाए। अभी जैसे पुराने आउटपुट में रिजवान था, अब नए आउटपुट में क्या होगा, रिज होगा। मतलब एफ स्कैनएफ क्या करता है, जो आपका आउटपुट होता है फाइल का उसको खींच के लाता है। क्लियर है भाई? यार दोस्त समझ में आया? सर यस यस सर। आगे बढ़े। और नेक्स्ट टाइम से अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर ये मोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको मैं राइट कर देता हूँ तो मुझे अब आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि ये जो W क्या करेगा, पुरानी फाइल को पूरा इरेज कर देगा। सर इसीलिए पूरा वो क्या erase बता कर रहा दे। है, पूरा इरेज कर दे रहा है। तो याद रखो, अच्छे डेवलपर वो है जो सबसे ज्यादा अपेंड मोड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गेट सी पढ़ेंगे। गेट सी, तो ये हमारा वॉइड स्टेटमेंट हो गया। इससे पहले मुझे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? हैश studio.h studio.h राइट, stdio.h। उसके बाद मैंने फाइल ओपन कर ली। इसका भी फाइल नेम है, पॉइंटर का नाम है फाइल नेम। फिर एक कैरेक्टर मैं ले लेता हूँ ch100, फाइल नेम इज इक्वल टू anything.txt। एनीथिंग क्रिएट है क्या, लिखा हुआ है उसमें? हाँ है, बहुत सारा चीज़ें लिखा है, कोई बात नहीं। तो चलिए, तो वो क्या करता है, फाइल को ओपन करेगा anything.txt, रीड मोड में ओपन करेगा और वो क्या करेगा, प्रिंट है, मतलब इसके पहले के 50 कैरेक्टर को खींच के वो लाना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि मैं इसको सेव किया हूँ, कंपाइल किया हूँ, कोई एरर नहीं आया है, रन कर रहा हूँ, तो मतलब EHANKYOU 2050। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ 5 कैरेक्टर को मैं ला रहा हूँ वहाँ से। मतलब देखिए EHANK मतलब -1 कर रहा है शायद, लास्ट कैरेक्टर को एंड ऑफ फाइल मान के वो लास्ट 4 कैरेक्टर को हमारी फाइल से ला रहा है। हाँ भाई, मेरी फाइल एनीथिंग मतलब फर्स्ट 1 2 3 4 और लास्ट कैरेक्टर हो गया एंड ऑफ फाइल, तो मतलब ये ला रहा है। अब समझ लीजिए मेरे पास फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो है रिजवान, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये रिजवान से खींच के लाऊं तो मुझे कितना लेना पड़ेगा, RIZWAN, मतलब 7। अगर मैं 7 ले लूंगा तो वो क्या करेगा, पुट एस प्रोग्राम से, मतलब मेरी anything.txt की फाइल से फर्स्ट के 6 कैरेक्टर उठा के, उसके बाद मैं आपको प्रोग्राम समझा दूंगा। तो सेव नहीं किया, ठीक है। अगर आपको कोई फाइल से वैल्यू खींच के लाना है प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में, तब आपको एक प्रिंटफ की मदद लेनी पड़ेगी, सॉरी गेटएस की मदद लेनी पड़ेगी। वो क्या करेगा, आपका वेरिएबल का नाम आप लिखेंगे, जैसे आप लोग दूसरी फाइल में लिखते थे। उसके बाद आप लिखेंगे कितने कैरेक्टर आपको चाहिए, मतलब लास्ट कैरेक्टर आप उसको पकड़ेंगे, नल कैरेक्टर, उसको मिला के कितने कैरेक्टर चाहिए।
पानी पी लो। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 कैरेक्टर तो मतलब वो फाइल से 9 कैरेक्टर प्लस एंड ऑफ द फाइल को पकड़ के वो लाएगा और लाके मुझे यहाँ पर दे देगा। तो लिखने का तरीका है वो है एफ गेट एस और सी एच, मतलब ये सी एच मेरा हो गया एक कैरेक्टर, मतलब इसमें मैं इसको टेम्पररी स्टोर कर रहा हूँ। और उसके बाद कितने कैरेक्टर्स मुझे चाहिए वो लिख दूंगा और मैं फाइल नेम, ये हो गया मेरा फाइल पॉइंट, तो लिख दूंगा और ये क्लोज हो गया। और इन सबको मैंने लिखा है प्रिंट एफ में ताकि वो हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए, ठीक है। और उसके बाद मैंने इस फाइल को यहाँ पर क्लोज कर दिया। उसके बाद एक और कंस्ट्रक्ट है जिसका नाम है पुटसी। हम लोग पुटसी को डिस्कस करेंगे। यार टाइम 2 मिनट है, मतलब ऑटोमेटिक कट हो जाएगी क्या? नहीं सर, चलेगी ना? जितनी चलेगी ना? हाँ सर, हाँ सर चलेगी, जितनी देर चलिए एक्स्ट्रा मैं आप ले सकते हैं। हाँ चलिए, और एक 5 फंक्शन खत्म करके मैं इसकी आउटपुट दूंगा। थैंक यू यार, डोर लगो। पुट सी हम लोग लिख रहे हैं, सॉरी पुट एस लिख रहे हैं। गेट एस हमने किया था, पुट एस का मतलब हो गया प्रिंट करने। यहाँ पर मैंने एक फाइल लिख ली है। अच्छा, एफपी का मतलब मैं कुछ और नाम भी दे सकता हूँ, मैं दे देता हूँ। एफ के बाद दूसरे दोस्त का नाम क्या है? आई एम 3 बजे से सही ठीक है। है। मेरे वेरिएबल का नाम है, फाइल पॉइंटर के वेरिएबल का नाम है, 3 बजे, ठीक है। 4 बजे। इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग हमेशा क्या हो जाता है, जैसे इंट ए ही लेते हैं या इंट बी ही लेते हैं, इंट डब्ल्यू कभी लेते ही नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए। बहुत ही कर रहा था। ठीक है। फाइल का नाम, पॉइंटर का नाम एफपी नहीं है, कीवर्ड नहीं है एफपी, सिर्फ कीवर्ड है FILE के बाद स्पेस स्टार, बाद आप यहाँ से दे सकते हो। आप चाहो एक नई फाइल क्रिएट होगी, फाइल नेम डॉट टीएक्सटी। मैं देख लेता हूँ कि फाइल नेम नाम से कोई फाइल है क्या? हाँ फाइल है, तो मैं चेंज कर देता हूँ फाइल नेम का बदल लिख देता हूँ फाइल ed.txt, मतलब w मोड, मतलब एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर नई ये फाइल नाम की कोई फाइल नहीं है तो उसमें क्या हो जाएगा, पुट एस, मतलब दिस इज ए सैंपल टेक्स्ट फाइल, दिस इज ए फाइल कंटेन सम सैंपल टेक्स्ट डेटा, ये उसमें लिखा जाएगा और वो क्लोज हो जाएगा। क्या बोल रहा है यार? अच्छा, एफपी का बजाय मुझे क्या लिखना पड़ेगा? क्या सर, और एक जगह इम्तियाज सर, और यहाँ नीचे भी मुझे लिखना पड़ेगा। स्पेलिंग सही होनी चाहिए। एरर चला गया, रन कर रहा हूँ मैं। इसमें मुझे आउटपुट कुछ नहीं दिखा। मेरा आउटपुट गया कहाँ पे? मेरा आउटपुट गया है उस फाइल में जिसका नाम है FILEEDTXT। FILEEDTXT। इसमें जब मैं खोल के देखता हूँ तो मैंने वहां पर लिखा था दिस इज ए सैंपल टेक्स्ट फाइल, दिस फाइल कंटेन सम सैंपल डेटा। मतलब अगर आप प्रिंटफ एफ प्रिंटफ का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हो तो आप लिख, सॉरी हाँ, एफ प्रिंटफ का इस्तेमाल करके भी आप उस फाइल में डेटा डाल सकते थे। पुट एस भी करके आप अपना डेटा डाल सकते हो, दो वन एंड सेम है। लेकिन पुट एस स्ट्रिंग्स के लिए काम करता है। इंटीजर की वैल्यू डालने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू मोड कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपेंड मोड का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर से एक बार प्रोग्राम को रन करता हूँ, तब क्या हो जाएगा, ये दो दिस इज सैंपल टेक्स्ट फाइल 2 बार आएगा अपेंड मोड। फाइल एंड रन, एग्जीक्यूट होगी फाइल। वापस गया मैं, वापस जाने के बाद लीड यहाँ पर, यहाँ तक तो पहला वाला था और दूसरा वाला तू उधर उसके बाद नेक्स्ट मैं लेता हूँ गेट डब्ल्यू। मतलब अगर आपको इंटीजर को रीड करना है तब आप क्या करें, फाइल ओपन शायद मैंने वो प्रोग्राम नहीं लिखा, कोई बात नहीं, नेट से निकाल लेता हूँ। एफ गेट WNC ट्यूटोरियल पॉइंट अच्छा वाला है। वाला बड़ा प्रोग्राम में मजा है। अगर मैं प्रोग्राम लिख लेते बैठूंगा तो उसमें मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत जाएंगे,
इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। देखिए void मेन हो गया मेरा, उसके बाद फाइल नेम ओपन किया हूँ मैं, इसको हम बोलेंगे हमारा, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रीम, REAM। स्ट्रीम का नाम है हमारे f, वेरिएबल ले रहा हूँ मुझे यहाँ पर, इसका नाम है नंबर फाइल डॉट txt मोड। w मोड मतलब फाइल अगर नहीं होगी फाइल डॉट txt तो उसमें वो क्रिएट कर लेगा। fp इज इक्वल टू नल मतलब ओपन नहीं कर सकता है। हर प्रोग्रामर इसको लिखना जरूरी है, वो भी f ओपन के ठीक नीचे। तो आप मान लीजिए जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो ये 4 स्टेटमेंट फटाफट लिख देना मगर ये अच्छा, इसमें एक एरर आएगा जब हम रन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा क्या है। इसके बाद एक लूप ले रहा हूँ मैं, लूप इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं एक एक वैल्यू को डाल सकूँ। इंटर एनी नंबर, मैं नंबर डालना चाहूँगा वो मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर परसेंटाइज मतलब 10 नंबर 12 नंबर जो भी नंबर है। पुट w का मतलब आप नंबर 10 लिखोगे तो वो fp की मदद से वो फाइल का नाम क्या है, फाइल डॉट txt सेव होगा। डू यू वांट टू मतलब ये कब तक करेगा, जब तक आप वैल्यू दोगे y, जितनी भी बार आप डालते जाओगे उतनी बार वो डेटा डालता चला जाएगा। अब जब तक आप उसकी वैल्यू न्यू नहीं दोगे, या डू यू वांट टू कंटिन्यू नंबर मतलब y के अलावा कुछ भी आप दोगे तब तक आप उसको कंटिन्यू करेंगे। इसको मैं रन करके बताता हूँ। एक एरर आए, नाम होगा f set w डॉट एग्जिट 0 नाम से एक एरर आ रहा है। एग्जिट 0 जब भी आप इस्तेमाल करोगे, आप लोग को शायद स्विच में पता होगा कि जब भी आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तब आप इस एग्जिट 0 फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। और ये एग्जिट 0 किस हेडर फाइल में आपको मालूम है, का नाम है std library डॉट है। जब भी आप एग्जिट 0 प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बेफिक्र होके std लाइब्रेरी लिख दीजिए, एग्जिट 0 वहां से उसको संभाल लेगा। अब हमारा एरर चला गया, अब हम इसको कंपाइल कर रहे हैं। वो पूछ रहा है कुछ नंबर एंटर करने के लिए, मैं नंबर एंटर कर देता हूँ। मेरे पहले दोस्त का रोल नंबर, सैफ का रोल नंबर क्या है, चलो 1501, मेरे दोस्त का रोल नंबर है 1501। डू यू वांट टू एंटर अनदर नंबर, नो, एन मार दिया मैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं जब फाइल है इसका नाम है फाइल डॉट txt, उसको जाके ओपन करूंगा, उसके अंदर लिखा हुआ होगा 1501। फाइल एक ये एक्स्ट्रा कर देता हूँ, एक किया 1501 के बाद डू यू वांट टू एंटर एग्जिट डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। वो तो मैं ले लेता हूँ ई नेम, ये ई नेम फाइल को मैंने यहाँ से निकाला और मैं इसको डेस्कटॉप पे स्टोर कर देता हूँ। अब मैं ये ई नेम की फाइल को डेस्कटॉप पे अगर मैं इसको एक्सेस करूँगा तो मेरा यहाँ पर पाथ चेंज हो जाना चाहिए। मेरा पाथ क्या आएगा डेस्कटॉप से, सी, उसके बाद यूजर्स, के बाद मेरे यूजर का नाम है अनाम से है, उसमें फिर जाके मैं लूँगा डेस्कटॉप। तो ये जो पाथ रहेगा वो बदल जाएगा, वो हो जाएगा कुछ इस तरह से, फाइल ओपन, ये मेरा पाथ होगा। उसके बाद स्लैश, फाइल का नाम ये कैपिटल नेम, ठीक है। एरर बता रहा ename.txt लगाइए। अच्छा txt, थैंक यू इम्तियाज सर। अच्छा txt का बदल अगर मैं कोई और फाइल लगा देता हूँ तो क्या होगा, वो कौन सी फाइल हो जाएगी, वो बाइनरी फाइल हो जाएगी। और एक कहीं पर मैंने एरर छोड़ दिया यार दोस्त, तो बताओ जरा, ename.txt तो मैंने लिख दिया है बराबर, क्या चेंज आया इसमें, वो क्या हो रहा है, अननोन एस्केप कैरेक्टर,
डेस्कटॉप के बाद स्लैश बराबर है। अच्छा यार, हमारे पास ये प्रॉब्लम आपके मोबाइल में भी आएगी। यहाँ देखिए, दो C++ और C लैंग्वेज के सिंटैक्स के बीच में वो गड़बड़ कर रहा है। मतलब आपको जितने भी फाइल्स होंगे सबको अपनी ड्राइव में ही लाना पड़ेगा। डेव C++ का एक प्रॉब्लम है कि आप अगर एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम को कहीं और स्टोर करते हो C लैंग्वेज के अलावा, मतलब C फोल्डर के अलावा, डेस्कटॉप पे लेके जाके सेव करोगे, वो प्रोग्राम रन नहीं होगा। उस प्रोग्राम को आपको अपनी ही जगह, मतलब उसी फोल्डर में लाना पड़ेगा जहाँ से आप अपना प्रोग्राम पूरा एक्सेस कर रहे हो। सेम प्रोग्राम में मैंने जस्ट लोकेशन निकाला, मेरे एरर्स चले गए। अगर मैं लोकेशन को वापस डाल देता हूँ जबकि वो लोकेशन में मेरी फाइल है, तब भी वो एरर आएगा। तो ये प्रॉब्लम सेम आपके मोबाइल में भी उसी तरह से आएगी। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर आपका C लैंग्वेज स्टोर्ड है वहीं पर पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, क्योंकि C99 का सिंटैक्स, ANSI का सिंटैक्स ये कहता है कि जब भी आप अपनी फाइल को रखते हो तो सब फाइल एक ही फोल्डर में होना चाहिए, मतलब C ड्राइव में ही होना चाहिए। अगर मैं इस फाइल को यहाँ से हटा के C ड्राइव पे ले जाऊं, अब देखिए, आप एरर चला गया। क्यों? वो डेव C++ आपको ये बोलता है कि आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो C लैंग्वेज में ही, सॉरी C ड्राइव में ही होना चाहिए। होशियारी करके अगर मैं क्या करता हूँ, C ड्राइव के अलावा मेरे पास F ड्राइव है, तो मैं इसको F ड्राइव लगा देता हूँ। एग्जीक्यूट हो गया, रन हो गया। अब F ड्राइव में जाके मैं देखूंगा, तब वहां पर एक फाइल क्रिएट होगी। नाम दिया था मैं eName, लेकिन प्रोग्राम तो परफेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। ename.txt क्रिएट होनी चाहिए, वहां पर जाके देखिए आप ename क्रिएट नहीं होंगे, आप परेशान हो जाओगे। तो इस तरह से जब भी आप अपने मोबाइल में भी इस्तेमाल करते हो तो आपको परफेक्ट लोकेशन देना है, मतलब जो डिफॉल्ट लोकेशन जहाँ पर आपके पूरे प्रोग्राम सेव हो रहे हैं वहीं पर आप जाके देखिए, आपके फाइल आपको वहाँ पर। अच्छा, एक एरर जो हमको आ रहा है वो है पुट w। उसको हम लोग नेक्स्ट कल इंशाल्लाह एक और क्लास लेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स पे, उसमें हम इंशाल्लाह इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, गेट w। चलिए हाँ सर संडे को क्लास रहेगी। सर संडे को क्लास है। हाँ ठीक, सर वो क्लासेस संडे को रहेगी सर कल। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस 4 बजे के बाद। ओके सर। ठीक है, उसके बाद एक और है हमारे पास एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल, ये एंड ऑफ फाइल हो गया हमारे पास। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा मतलब लूप्स थोड़े से ज्यादा है, सिंपली समझते हैं इसको। हम लोगों ने एक फाइल का पॉइंटर क्रिएट किया, उसका नाम है FILEE, और हमने FILEE को नल कर दिया। ओके, नल का मतलब उसके अंदर कुछ भी। अब वो फाइल को हम ओपन कर रहे हैं INFOREX रीड मोड में। क्या ये फाइल ओपन होगी? अब नहीं होगी, क्योंकि ये फाइल रीड मोड में है और हमारे पास ये फाइल नाम, इस फाइल से हाँ, यहाँ पर हमारे पास in.for.txt नाम की कोई फाइल आई में का बदल हम ले लेंगे FILE। इसमें भी कुछ नहीं तो हम ले लेंगे FILENAM का बदल। FILENAM, क्योंकि कैपिटल था उसमें नहीं का N ले लिया। उसके बाद इफ LIE, मतलब इसका वैल्यू अगर 0 होगा तब इफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इसके अंदर कुछ वैल्यू आएगी, मतलब अदर देन नल, अभी अंदर आएगा। कंपाइल कर लेता हूँ पहले, ठीक से कंपाइल हो रही है, इसका मतलब fname में कुछ वैल्यूज है, सॉरी fname नाम की फाइल कुछ है, एग्जीक्यूट हो रही है। तो इसका
अदर देन 0 फाइल ही का वैल्यू है। इफ अदर देन 0 तभी अंदर आ जाता है। वाइल नॉट इक्वल टू सिंबल है ये। एफ EOF नाम का एक हमारा फंक्शन जिसमें हम क्या डाल रहे हैं, फाइल नाम की हमारा वेरिएबल। इसको कुछ इस तरह से लिख रहे हैं हम लोग। फाइल हम लोगों ने लिख लिया, उसके बाद इसको हमने ओपन कर दिया। पहले हम लिख रहे हैं नॉट इक्वल टू कंडीशन, उसके बाद FEOF मतलब फाइल, F का मतलब फाइल, उसके बाद एंड ऑफ फाइल। उसके बाद हम लोग हमारा वेरिएबल डाल रहे हैं जिसका नाम है FILE। बस इतना ही है ये, ठीक है। उसके बाद ये फाइल का क्लोज हो गया, उसके बाद वाइल का क्लोज हो गया, ये हमारा लूप क्लोज हो गया। उसके अंदर आके हम लोग देख रहे हैं साइज ऑफ, ये तो आपको मालूम होगा फंक्शन जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन है वैसे ही हमारे पास साइज ऑफ नाम का एक फंक्शन है। वो क्या कर रहा है, हमारा वेरिएबल है बफर, उसका साइज निकाल रहा है। मतलब यहाँ पर क्या आंसर आएगा, जो भी जितना भी आप कीबोर्ड में टाइप करोगे तो वो उसका साइज ले लेगा, राइट। कहाँ पर जाके स्टोर करेगा वो, फाइल में और PUF में। उसके बाद पुट F मतलब आप ये बफर नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर जो भी लिखोगे जाके फाइल में स्टोर होगा। Process has been executed. File name .txt खोलिए। हमारे पास एंड ऑफ फाइल मतलब इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है। अरफात क्या वो मेरा आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, कोई बोल सकता है? फिर से हम लोग करते हैं। एग्जीक्यूट हो गया, अब मैं रन कर रहा हूँ उसको, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, कोई बोल सकता है? अब फिर एक बार फिर मैं ये फाइल खोलूंगा और इसमें से जो भी है मैं निकाल दूंगा। मतलब फाइल को क्या कर रहा हूँ, मैं नल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको रन कर रहा हूँ। आना चाहिए यार, बफर रीड नहीं कर रहा। सॉरी रीड मोड में ला रहा हूँ। तब मुझे बता रहा है कि प्रोसेस हैज बीन एग्जीक्यूटेड विद रिटर्न वैल्यू। मतलब आप एंड ऑफ फाइल की मदद से अपने प्रोग्राम में क्या है उसको रीड कर सकते हो। जैसे मैं अरफात में यहाँ पर, अभी इसको रन करिए। जहां पर मेरी एंड ऑफ द फाइल है वहां पर तक जाके वो पूरे वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। जैसे यहाँ अरफात हो गया, अब उसके बाद मैं लगा रहा हूँ मेरी फाइल में नए दोस्त का नाम है, तो एंड ऑफ द फाइल पहले H के पास था, अब कहाँ आ गया, F के पास आ गया। सेव कर दिया मैंने, ठीक है। अब F के पास आ गया। अब समझ लीजिए थोड़ी देर बाद में मेरा पॉइंटर जो है वो फाइल नेम में IMPIYAZ इम्तियाज स्पेस मार के सर्च कर रहा हूँ। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 1400 1500 18000 20 30 25 25। तो मेरा नया फाइल पॉइंटर का जो एंड ऑफ द फाइल है वो किसके पास रहेगा, पहले H के पास था, अब हट गया F के पास आया, हट गया अब 2 के पास आया। मैंने इसको सेव कर दिया, अब जा रहा हूँ प्रोग्राम के पास वापस, तो रन किया मैंने, कंपाइल किया, अब मैं रन कर रहा हूँ। मेरा लास्ट पॉइंटर कहाँ पर है, उससे पहले जितने भी वैल्यू थे मैं उसको प्रिंट करूँगा। ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ, ये FOF क्या करता है, एंड ऑफ द फाइल से पहले जितने भी वैल्यू थे उन सबको प्रिंट करता है। लेकिन अगर कोई होशियारी करके इन सब चीज़ों को डिलीट कर देगा, मतलब फाइल नल है और उसको प्रिंट करना चाहेगा तो वो कर सकता है, लेकिन उसमें वैल्यू कुछ नहीं आएगी। फिर हम लोग होंगे परेशान, मतलब सर आउटपुट भी नहीं दिख रहा है क्योंकि उस फाइल में कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम हमारी फाइल को रोकते हैं।